नमस्ते। वेलकम बैक। एक बार फिर एम्बिशन क्लासेस सागवाड़ा आपका स्वागत कर रहा है। आज हम एक दूसरे विषय को लेकर आपके सामने उपस्थित हुए हैं जो अक्सर हर परीक्षा में पूछा जाता है, सामान्य विज्ञान। इस सामान्य विज्ञान से बहुत सारे प्रश्न आते हैं। पटवार में भी पूछे जाते हैं, कांस्टेबल में भी पूछे जाते हैं, रीट लेवल 2 साइंस में भी पूछे जाते हैं और रीट लेवल 1 में भी कहीं कहीं पर्यावरण में ये शामिल है। इस पूरे वीडियो को ध्यान से देखें। बहुत बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं हम, इतना बड़ा विज्ञान भी नहीं पढ़ रहे हैं। हम इतना आपको ज्ञानवान बना देंगे ऐसा भी नहीं कर रहे हैं, लेकिन इस वीडियो को ध्यान से देखें। ये श्रृंखला पूरी चलेगी स्टेप बाय स्टेप, स्टेप बाय स्टेप। और इस पूरी श्रृंखला को देखने के लिए आप हमारा यूट्यूब चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, बहुत उपयोगी रहेगा। साथ में हमारा फेसबुक अकाउंट और इंस्टाग्राम दोनों को भी आप लाइक कर सकते हैं, आपको वहाँ से डेली अपडेट्स मिलेंगे। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। विज्ञान विज्ञान की बात करें तो हम पहले ही कह रहे हैं बहुत बेसिक से स्टार्ट करेंगे अपन। ऐसा मानेंगे कि आप 5वीं क्लास के स्टूडेंट हैं और हम आपको 5वीं के स्टूडेंट से ही मानेंगे। सबसे पहले तो है विज्ञान। विज्ञान क्या है? धैर्य रखें, जो बिल्कुल नहीं जानते उनके लिए बहुत बढ़िया है, आप जो जानते हैं वो तो इनसे बोर हो जाएंगे, लेकिन धैर्य रखें। विज्ञान क्या है? तो प्रकृति का जो ज्ञान है, लेकिन सुव्यवस्थित ज्ञान है, वही विज्ञान कहलाता है। लेकिन यह ज्ञान हमेशा कैसा होना चाहिए? प्रयोगों द्वारा प्रमाणित। प्रकृति का प्रयोगों द्वारा जो प्रमाणित ज्ञान है वही विज्ञान कहलाएगा। तो प्रमाणित ज्ञान विज्ञान कहलाएगा। अब ये तो ठीक है, कई किसी भी परीक्षा में इसकी परिभाषा बिल्कुल नहीं पूछी जाती है, इसलिए इस डेफिनेशन पे आपको ज़्यादा जोर नहीं देना है। अब आते हैं अपन टॉपिक पे कि विज्ञान की कितनी शाखाएं होती है या विज्ञान वास्तव में क्या है। तो अपन कहीं न कहीं एक चीज़ से स्टार्ट करेंगे। हम कौन से ग्रह पे रहते हैं? हम पृथ्वी पे रहते हैं और इस पृथ्वी को नीला ग्रह नाम कहा जाता है, ये ब्लू प्लेनेट कहा जाता है। या तो इस पृथ्वी के बाहर अध्ययन करेंगे अपन, या इस पृथ्वी की सतह के ऊपर का अध्ययन करेंगे, या इस पृथ्वी के अंदर चले जाए इसका अध्ययन करेंगे। तो विज्ञान की कितनी शाखाएं होती है? अक्सर कहते हैं भौतिक विज्ञान, ये विज्ञान, वो विज्ञान, लेकिन मेरी दृष्टि में जितना अध्ययन किया जा सके वही विज्ञान की शाखाएं हैं। अगर सबसे पहले बात करें पृथ्वी के बाहरी जीवन का अध्ययन करें, पृथ्वी के बाहर कौन कौन सी चीज़ें पाई जाती है, तो वह होगा अंतरिक्ष विज्ञान। सबसे पहला हो जाएगा अंतरिक्ष विज्ञान। पृथ्वी की सतह के बाहर या पृथ्वी के बाहर का अध्ययन करें तो ये अंतरिक्ष विज्ञान हो जाता है। और अंतरिक्ष विज्ञान में किसका अध्ययन किया जाता है? तो जितने भी ग्रह है, ग्रह के साथ तारे हैं, तारे, सूर्य, उपग्रह और भी जितनी चीज़ें हैं, उल्कापिंड है, एस्टेरॉइड्स है, इन सभी का अध्ययन, क्योंकि ये पृथ्वी की सतह से बाहर है। तो सबसे पहला ही विज्ञान की शाखा हो गई अंतरिक्ष विज्ञान, जिसमें ग्रह, तारे, सूर्य, उपग्रह, उल्कापिंड, यही कहा जाता है इनको। और इस विज्ञान से संबंधित दो वैज्ञानिकों के नाम आते हैं। एक तो आता है कॉपरनिकस, जिन्होंने सबसे ज़्यादा योगदान दिया था, और कॉपरनिकस के बाद आता है गैलीलियो। इन दोनों का संबंध अंतरिक्ष विज्ञान से ही है। तो विज्ञान की सबसे पहली शाखा की बात करें तो विज्ञान की सबसे पहली ही शाखा हो गई अंतरिक्ष विज्ञान हो गई। तो इस अंतरिक्ष विज्ञान को अपन पहली विज्ञान की शाखा की बात करेंगे। अब दूसरी बात करें, पृथ्वी की सतह के ऊपर का अध्ययन करना। पृथ्वी की सतह के ऊपर अध्ययन करें तो पृथ्वी की सतह के ऊपर निर्जीव पाए जाते हैं या फिर पाए जाएंगे सजीव पाए जाएंगे। पृथ्वी की सतह के ऊपर इन्हीं दो वस्तुओं का अस्तित्व है, निर्जीव या सजीव, और यही निर्जीव और सजीव मिलकर बनाते हैं प्रकृति। और जब पृथ्वी की सतह के ऊपर का अध्ययन किया जाए तो प्रकृति का अध्ययन है, और तभी इसको बोला जाता है प्राकृतिक विज्ञान। फिर ध्यान दें, हम बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं, हम कोई एक साथ किसी टॉपिक पे टूट नहीं पड़ रहे हैं। तो एक तो हो गया पृथ्वी की सतह के बाहर, एक पृथ्वी की सतह के ऊपर, और पृथ्वी की सतह के ऊपर निर्जीव, और निर्जीव के साथ है सजीव। तो निर्जीवों का अध्ययन, सजीवों का अध्ययन प्रकृति हो गई, और प्रकृति के अध्ययन को बोलते हैं अपन प्राकृतिक विज्ञान बोला जाता है। अब
पृथ्वी के बाहर हो गया, पृथ्वी के ऊपर हो गया। अब पृथ्वी के अंदर यानी कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना, इस पृथ्वी की आंतरिक संरचना का अध्ययन करें तब ये बन जाता है भूगर्भ विज्ञान। अब भूगर्भ विज्ञान का मतलब होता है पृथ्वी की आंतरिक संरचना का अध्ययन। अगर पृथ्वी की आंतरिक संरचना का अध्ययन किया जाए तो वह कहलाता है भूगर्भ विज्ञान। तो विज्ञान की अगर शाखाओं की बात करें अपन, तो विज्ञान की शाखाएं वो 3 ही होती है। फिर समझ लें, विज्ञान की मूलभूत शाखाओं की बात करें तो एक तो होता है अंतरिक्ष विज्ञान, अंतरिक्ष विज्ञान के बाद दूसरा होता है प्राकृतिक विज्ञान, और प्राकृतिक विज्ञान के बाद करें तो तीसरा होता है भूगर्भ विज्ञान। भूगर्भ विज्ञान यानी कि पृथ्वी की सतह के बाहर, पृथ्वी की सतह के ऊपर और पृथ्वी के अंदर, ये 3 चीज़ें हैं। अंतरिक्ष विज्ञान के बारे में पढ़ लिया, भूगर्भ विज्ञान के बारे में पढ़ लिया। अब भूगर्भ विज्ञान का पिता किसे कहा जाता है? पृथ्वी की आंतरिक संरचना का अध्ययन करने वाला पहला व्यक्ति था जेम्स हटन। इसलिए भूगर्भ विज्ञान का पिता कहा जाता है जेम्स हटन को। अंतरिक्ष विज्ञान के पिता की बात करें तो कोपरनिकस, और इसके साथ साथ कभी कभी आता है गैलीलियो। यही दोनों नाम प्रचलित है, कोपरनिकस और गैलीलियो। लेकिन अपन को पढ़ना क्या है विज्ञान में, तो अपन सबसे ज़्यादा पढ़ेंगे यहाँ पे प्राकृतिक विज्ञान। प्राकृतिक विज्ञान क्या होता है उसकी बात करेंगे। तो अपन ने अभी बात की प्राकृतिक विज्ञान में किसका अध्ययन किया जाता है। तो प्राकृतिक विज्ञान में पृथ्वी पर पाए जाने वाले जितने भी सजीव है और पृथ्वी पर पाए जाने वाले जितने भी निर्जीव है, उन ऑब्जेक्ट का अध्ययन किया जाए तो वही प्राकृतिक विज्ञान की श्रेणी में आता है। तो अपन स्टार्ट करेंगे प्राकृतिक विज्ञान से। इसको ध्यान से देखें, या तो किसका अध्ययन किया जाए, सजीवों का अध्ययन किया जाए, या फिर प्राकृतिक विज्ञान में किसका अध्ययन किया जाता है, निर्जीवों का अध्ययन किया जाता है। जब सजीवों का अध्ययन किया जाए तब ये विज्ञान की शाखा बन जाती है जीव विज्ञान, और इसी जीव विज्ञान को अंग्रेजी में कहते हैं बायोलॉजी। और निर्जीवों का अध्ययन करें तो इसको बोला जाता है भौतिक विज्ञान, और इसी भौतिक विज्ञान को बोला जाता है फिजिकल साइंस। क्या बोलेंगे इसको? फिजिकल साइंस के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पे 2 चीज़ें पढ़ ली अपन ने, जिसमें सजीवों का अध्ययन किया जाए वो जीव विज्ञान है, जिसमें निर्जीवों का अध्ययन किया जाए वो भौतिक विज्ञान है। अब सजीवों की बात करें तो सबसे पहले ये जीव विज्ञान यानी कि बायोलॉजी है। इस बायोलॉजी शब्द का प्रयोग सबसे पहले करने वाला व्यक्ति कौन था? तो ये बायोलॉजी शब्द है उसका प्रयोग है वो लेमार्क एवं ट्रेविनेरस द्वारा किया गया। ये प्रश्न कई बार पूछा गया है। जीव विज्ञान यानी कि बायोलॉजी शब्द है, इस बायोलॉजी शब्द का सबसे पहले उपयोग लेमार्क एवं ट्रेविनेरस ने किया था। लेकिन सबसे पहले इसकी व्याख्या करने वाला आदि जो दार्शनिक था वही इसका पितामह कहलाता है। तो जीव विज्ञान का पितामह या जनक, जीव विज्ञान के पितामह या जनक की बात करें तो यह होता है अरस्तु। जीव विज्ञान का जनक या पितामह कौन हो गया? अरस्तु हो गया। अब इस जीव में, जीव विज्ञान यानी कि सजीव है, यह सजीव है वो 2 तरीके से अध्ययन किया जाता है। हम इसको नेक्स्ट स्लाइड पे ले लेते हैं कि जो भी जीव विज्ञान, इस जीव विज्ञान में किसका किसका अध्ययन किया जाएगा। जीव विज्ञान में सजीव और निर्जीव हो गए। अभी एक चीज़ पढ़ ली अपन ने कि जीव विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? अरस्तु को कहा जाता है। लेकिन जीव विज्ञान शब्द है वो सबसे पहले किसने प्रयोग में लिया था? लेमार्क ने, और लेमार्क के साथ आता है ट्रेविनेरस। लेमार्क और ट्रेविनेरस ने जीव विज्ञान को शब्द को प्रयोग में लिया था। जीव विज्ञान यानी कि जीव कौन कौन से होते हैं? तो जीव एक तो जंतु होते हैं और जीव एक होते हैं वनस्पति। मतलब जीवों को पुनः कितने भागों में बांटा गया है? 2 भागों में बांटा गया है। जीव, जंतु भी जीव होते हैं और वनस्पति भी जीव होते हैं। तो ये जीव विज्ञान का पुनः वर्गीकरण किया जाए तो ये बन गया जंतु विज्ञान और वनस्पति विज्ञान। जंतु विज्ञान
इसको बोला जाता है जूलॉजी, जबकि वनस्पति विज्ञान को बोला जाता है बोटनी, BOTANY, बोटनी, और ये हो गया जूलॉजी। इन शब्दों से इनकी उत्पत्ति वो बाद में बात करेंगे। सबसे पहले अपन बात करें जंतु विज्ञान। इस जंतु विज्ञान का पिता किसे कहा जाता है और इस वनस्पति विज्ञान का पिता किसे कहा जाता है? तो दोनों के पिता की बात करें तो जंतु विज्ञान का पिता है अरस्तु, जबकि वनस्पति विज्ञान का पिता कहलाता है थियोफ्रस्टस। अरस्तु और इसका पितामह हो गया थियोफ्रस्टस, और दोनों के द्वारा एक किताब लिखी गई थी। इन दोनों ही किताबों का नाम एक ही शब्द से शुरू होता है, हिस्टोरिया। अरस्तु ने भी एक किताब लिखी थी और एक किताब है वो थियोफ्रस्टस ने भी लिखी थी। अरस्तु का संबंध जंतुओं से है, जबकि थियोफ्रस्टस का संबंध है वो वनस्पति से है, यानी कि प्लांट से है। इसलिए अरस्तु ने जो किताब लिखी थी उसका हो गया नाम हिस्टोरिया एनिमेलिया, जबकि थियोफ्रस्टस ने जो किताब लिखी इसका नाम बन जाएगा हिस्टोरिया प्लांटेरम। तो ये दोनों ही किताब आपको याद रखनी है। सबसे पहले फिर थोड़ा सा देख ले एक बार। हिस्टोरिया एनिमेलिया अरस्तु के द्वारा लिखी गई, जबकि हिस्टोरिया प्लांटेरम है वह थियोफ्रस्टस के द्वारा लिखी गई। जंतु विज्ञान का जनक अरस्तु है, जबकि वनस्पति विज्ञान का जनक है वह थियोफ्रस्टस है। तो ये बेसिक अपन ने पढ़ा जंतु विज्ञान और वनस्पति विज्ञान के बारे में। अब विज्ञान की दूसरी शाखा की बात करें अपन, ये तो हो गया सजीवों का अध्ययन। सजीवों में भी कौन से हो गए अपने? सजीवों में वनस्पति और दूसरा हो गया अपना जंतु हो गया। अब बात करें निर्जीवों का अध्ययन किया जाए। जब निर्जीवों का अध्ययन किया जाए तो निर्जीवों को अक्सर अपन एक नाम से जानते हैं, पदार्थ के नाम से। पदार्थ या फिर कोई कण भी हो सकता है, उसका अध्ययन किया जाए तो विज्ञान की कौन सी शाखा हो जाती है? भौतिक विज्ञान। अब इस भौतिक विज्ञान के भाग करें अपन तो इस भौतिक विज्ञान के आगे क्या वर्गीकरण हो सकता है उसकी बात करेंगे। तो ये पदार्थ है, उस पदार्थ का अध्ययन कितने रूपों में किया जा सकता है? इस पदार्थ का अध्ययन करना चाहें तो अपन दो रूपों में कर सकते हैं, यानी कि इस द्रव्य की ऊर्जा, अगर बात करें द्रव्य की ऊर्जा इसका अध्ययन करें, द्रव्य के द्वारा होने वाली गति इसका अध्ययन किया जाए, या द्रव्य के द्वारा लगने वाला बल है इसका अध्ययन किया जाए, तब ये विज्ञान की एक शाखा बन जाती है जिसका नाम है भौतिकी। और इसी को बोलते हैं फिजिक्स, यानी कि सबसे पहली शाखा हो गई भौतिक विज्ञान की, पहली शाखा हो गई भौतिकी। अब इसकी बात करें तो ये पदार्थ की ऊर्जा, गति और बल का अध्ययन करता है, जबकि पदार्थ के गुण, इसी द्रव्य है उस पदार्थ के गुण, इस गुण के अलावा उनका संगठन, और इन संगठन के अलावा उनके द्वारा होने वाली क्रियाओं या अभिक्रियाओं का अध्ययन किया जाए, तब ये विज्ञान की शाखा बन जाती है रसायन विज्ञान। फिर अपन फर्दर डिवाइड करें तो भौतिक विज्ञान है, फिर समझ लें भौतिक विज्ञान है वह कितने भागों में विभाजित है? दो भागों में। भौतिक विज्ञान के दो ही भाग है, एक भौतिकी है और दूसरी है रसायन विज्ञान है। भौतिकी में ये तीन चीज़ों का अध्ययन किया जाता है, जबकि रसायन विज्ञान में भी इन तीन चीज़ों का अध्ययन किया जाता है। अब भौतिकी के पितामह की बात करें तो भौतिकी के पितामह कहे जाते हैं सर आइजैक न्यूटन। कहीं कहीं विज्ञान में सुना होगा, एक एप्पल गिरता हुआ देखा और बहुत सारे सिद्धांत बन गए। इस आइजैक न्यूटन ने एप्पल को गिरते हुए देखा और एक किताब लिखी थी प्रिंसिपिया मैथमेटिका, प्रिंसिपिया मैथमेटिका। और जैसे ये किताब लिखी कई सारे नियम इन्होंने सिद्धांत दे दिए और कहते हैं कि अगर ये किताब नहीं होती तो आज आपको विज्ञान पढ़नी नहीं पड़ती, आदि विज्ञान होती। इस प्रिंसिपिया मैथमेटिका में क्या क्या ऑब्जेक्ट दिए उन्होंने? सबसे पहले तो उन्होंने गति के नियम दिए इसी किताब में, इसी पुस्तक में। गति के नियम के अलावा गुरुत्वाकर्षण के नियमों का प्रतिपादन, गुरुत्वाकर्षण के नियम का प्रतिपादन भी इसी किताब में किया। और सबसे इम्पोर्टेंट है प्रकाश का कणिका सिद्धांत,
ये रीट लेवल 1 में पूछा गया है, रीट लेवल 2 में भी। प्रकाश का कणिका सिद्धांत न्यूटन ने ही दिया था, और न्यूटन ने कौन सी किताब में दिया था? प्रिंसिपिया मैथमेटिका। इसलिए आइजैक न्यूटन को भौतिकी का पितामह भी कहा जाता है। लेकिन आइजैक न्यूटन के जैसा ही एक महान वैज्ञानिक और हुआ, और उस महान वैज्ञानिक का नाम था अल्बर्ट आइंस्टाइन। इस अल्बर्ट आइंस्टाइन को आधुनिक भौतिकी का पिता कहा जाता है। अल्बर्ट आइंस्टाइन को आधुनिक भौतिकी का पिता कहा जाता है। तो आधुनिक भौतिकी का पिता हो गया, आइंस्टाइन हो गया। अब इनकी बात करें रसायन विज्ञान की, तो रसायन विज्ञान के पितामह कहे जाते हैं लेवाशिए। फिर समझ लें मैं कितने पितामह लिख रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले तो है भूगर्भ विज्ञान का पिता। भूगर्भ विज्ञान का पिता किसे कहा जाता है? जेम्स हटन। 2 मिनट का रिवीजन कर लेते हैं। जेम्स हटन को भूगर्भ विज्ञान का पिता कहते हैं। जीव विज्ञान का पिता, दोनों ज वाले, जीव विज्ञान और जंतु विज्ञान, ये जीव विज्ञान और जंतु विज्ञान दोनों के जनक हैं, दोनों ही अरस्तु को कहा जाता है। इसके बाद आता है वनस्पति विज्ञान का जनक। वनस्पति विज्ञान का जनक है वो थियोफ्रस्टस को कहा जाता है। थियोफ्रस्टस को कहा जाता है वनस्पति विज्ञान का जनक। इसके बाद आता है भौतिकी का जनक। इसमें एक तो आएगा पुराना यानी कि आदि जनक, और एक आता है आधुनिक भौतिकी का जनक। तो पुराने में किसका नाम आएगा? सर आइजैक न्यूटन का नाम आएगा। जबकि आधुनिक में किसका नाम आएगा? अल्बर्ट आइंस्टाइन। अल्बर्ट आइंस्टाइन को आधुनिक भौतिकी का पितामह कहा जाता है। अब किताबें भी बताई थी, हिस्टोरिया, ये सब किताबें आपने देख ली होंगी। रसायन विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? तो रसायन विज्ञान का जनक कहा जाता है लेवाशिए को। और अपन जो विज्ञान शुरू करना चाहते हैं वह रसायन विज्ञान को ही शुरू करना चाहते हैं। अभी तक चोपड़ा वो बेसिक था। सबसे पहले अपन केमिस्ट्री से स्टार्ट करेंगे और केमिस्ट्री को ही अपन आगे बढ़ाने का काम करेंगे। अपन यहीं से स्टार्ट करते हैं पदार्थ। कहीं कहीं विज्ञान की शुरुआत इसी पदार्थ से होती है, और रसायन विज्ञान को पे अपन यहीं से स्टार्ट करेंगे। इसी पदार्थ को उपमा दी गई है द्रव्य की। और द्रव्य किसे कहते हैं? तो द्रव्य के विशिष्ट गुणों की बात करें तो द्रव्य वह होता है जो स्थान घेरता है। अपन 9वीं 10वीं तक ही पढ़ रहे हैं, स्थान घेरना इसका पहला गुण है। ऐसा द्रव्य वह होता है जिसमें द्रव्यमान होता है, और कहते हैं कि जिसको दिखे कि ना दिखे लेकिन उसका अनुभव किया जा सके वही द्रव्य होता है, वही पदार्थ होता है। तो पदार्थ का गुणों की बात करें तो ये पदार्थ के प्रमुख गुण हैं। इसमें स्थान गिरता है, इसमें द्रव्यमान होता है, और इसको कहीं न कहीं अनुभव किया जा सकता है। कुर्सी है, टेबल है, हवा है, वो सब कहीं न कहीं इसी रूप में आते हैं। अब पदार्थ की अवस्थाओं की बात करें तो पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती है? अक्सर हम परीक्षा में अपने कक्ष में पूछते हैं कि पदार्थ की कितनी अवस्था होती है, तो एक झटके से बच्चे उत्तर दे देते सर 3। हम फिर थोड़ा स्माइल करते बोलते नहीं सर 5 होती है। लेकिन पदार्थ की अवस्थाएं तब तक आपको नहीं गिनवानी है जब तक उसका आधार नहीं पूछा जाए। पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती है तो उसका बेस आपको ध्यान होना चाहिए। ये बेस मैं लिख रहा हूँ, थोड़ा सा समझे, इसको दिमाग पे जोर डालें। पदार्थ की भौतिक आधार पर कितनी अवस्थाएं होती है, भौतिक आधार पर। और दूसरी बात करें रासायनिक आधार पर पदार्थ कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, भौतिक आधार पर पदार्थ कितने प्रकार के होते हैं, रासायनिक आधार पर पदार्थ कितने प्रकार के होते हैं। मतलब इसको सीधा आधार से जोड़ा गया, ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल एंड केमिकल नेचर। सबसे पहले बात करें अपन भौतिक आधार पर पदार्थ कितने प्रकार के होते हैं। तो भौतिक आधार पर पदार्थ कितने प्रकार के होते हैं, तो एक नाम सुना होगा आपने ठोस। ठोस के बाद आपने सुना होगा द्रव, और द्रव के बाद सुना होगा आपने गैस। ये पदार्थ की मूलभूत भौतिक अवस्थाएं है 3, लेकिन इसके बाद 4, 5 और 6 ये पदार्थ की अवस्था और भी खोजी जा चुकी है, लेकिन ये प्रैक्टिकली पॉसिबल यानी कि अपने सराउंडिंग में पॉसिबल नहीं है। यह एक्स्ट्रा टेरिटोरियल कंडीशन में ही पॉसिबल है। तो पदार्थ की चौथी अवस्था होगी प्लाज्मा,
और पदार्थ की पांचवी अवस्था है वह है बॉर्न्स आइंस्टाइन कंडेंसेंट या बॉस आइंस्टाइन संघनन। ये पदार्थ की पांचवी अवस्था है और पदार्थ की छठी अवस्था है फर्मियोनिक कंडेंसेशन। फर्मियोनिक कंडेंसेशन। आपने 9वीं कक्षा में ये 5 नाम ज़रूर सुने होंगे, बोस आइंस्टाइन कंडेंसेंट। लेकिन आप साइंस एक मैगजीन आती है यूएसए की, नेचर, उस नेचर में ये पूरा वर्णन आपको मिल जाएगा। तो पदार्थ की अब तक ज्ञात अवस्थाएं 3 और है, चौथी, पांचवी और छठी। प्लाज्मा, बोस आइंस्टाइन कंडेंसेंट एंड फर्मियोनिक कंडेंसेशन। यह पदार्थ की भौतिक आधार पर अवस्थाएं है। अब रासायनिक आधार पर तो अपन बात करेंगे। पहले बात करें ठोस क्या होते हैं, द्रव क्या होते हैं या गैस क्या होते हैं। बहुत सिंपलेस्ट अपना एक टॉपिक है, ठोस, द्रव और गैस। ठोस, द्रव और गैस की बात करें अपन तो कहीं न कहीं आपने पढ़ा होगा कि जो अणु चिपके होते हैं ऐसे, वो ठोस होते हैं। थोड़े थोड़े दूर होते वो द्रव होते हैं और अपेक्षाकृत अणुओं के बीच की दूरी ज़्यादा है, ये क्लोज पैकिंग है। थोड़ा सा डिस्टेंस है और बहुत ज़्यादा डिस्टेंस है, तो ये इस प्रकार की संरचना होती है। एक डेफिनेशन आपने कई बार पढ़ी होगी ठोस, द्रव, गैस की, तो वो भी हम लिख लेते हैं, कहीं कहीं नहीं छोड़ेंगे। एक तो होता है आकार और दूसरा होता है आयतन। ठोस किसे कहते हैं, द्रव किसे कहते हैं और गैस किसे कहते हैं, वह इसको डिफाइन करने के लिए पांचवी छठी में ये परीक्षा आती है। तो ठोस ऐसे पदार्थ हैं जिनका आकार भी निश्चित है, आयतन भी निश्चित है। द्रव ऐसे पदार्थ है जिनका आयतन तो निश्चित है लेकिन आकार अनिश्चित है। और गैस में ना तो आकार और ना ही आयतन निश्चित होता है। लेकिन ये बेसिक डेफिनेशन है। हम थोड़ी सी अलग बात करेंगे। मान लीजिए पदार्थ के दो अणु हैं, यह दोनों अणु हैं वो कहीं न कहीं किसी बल के द्वारा जुड़े होते हैं और इस बल को नाम दिया जाता है अंतराणुक बल। अंतराणुक बल, इस अंतराणुक बल को बोलते हैं इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस। ये ज़रूर ध्यान रखें कि जब कोई पदार्थ है वो निर्मित होता है तो दो अणुओं से निर्मित होता है, जो परमाणु भी मान सकते हैं अपन, लेकिन उनके चिपकने का कारण होता है अणुओं के मध्य लगने वाला बल, अंतराणुक बल। और ये अंतराणुक बल के कारण ही चिपके होते हैं। तो अंतराणुक बल जितना ज़्यादा होगा पास पास होंगे, थोड़ा सा कम हो गया तो थोड़ा दूर हो गए, और सबसे कम हो गया तो अब ये क्या हो गया, और दूर हो जाएंगे। लेकिन इसको देखें, इस अंतराणुक बल, ये जो इन दोनों के बीच में अंतराणुक बल है वह किस प्रकार से प्रभावित करता है उसकी बात करेंगे अपन। मान लीजिए ये एक पदार्थ है, इसी पदार्थ को अपन एक प्रकार से ऐसे गर्म करें और गर्म करने के बाद इसको ऊष्मा दी जाए तो क्या होगा, यह बल बढ़ेगा या घटेगा। तो इसको जैसे ही तापमान दिया जाता है, इसके बीच में ये बल है, उस बल के मान में क्या हो जाएगी, कमी आ जाएगी और धीरे 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 ये अणु क्या होने लगेंगे, दूर हटेंगे। यानी कि अंतराणुक बल का मान है वो तापमान देने पर कम हो जाएगा और इसका कारण क्या है, उसमें क्या बढ़ती जाती है, गतिज ऊर्जा बढ़ती जाती है। यानी कि पदार्थ के अणुओं के मध्य दो एसेंशियल फैक्टर होते हैं। वह एक तो होता है इंटरमोलिकुलर फोर्सेस और दूसरा होता है काइनेटिक एनर्जी। तो पदार्थ की जो अवस्थाएं होती है वह किन पर निर्भर करती है उसकी बात कर रहे हैं अपन। एक बार और चलेंगे अपन, मैं फिर लिख देता हूँ। ठोस, एक पदार्थ की अवस्था होती है द्रव और एक पदार्थ की अवस्था होती है गैस। इन सभी को डिफाइन करने के लिए मैं अभी दो मूलभूत चीज़ों की बात कर रहा हूँ। एक तो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस होता है और एक होती है काइनेटिक एनर्जी। इसमें भी कुछ न कुछ इंटरमोलिकुलर फोर्सेस होते हैं और काइनेटिक एनर्जी होती है, और इसमें भी इंटरमोलिकुलर फोर्सेस होते हैं और काइनेटिक एनर्जी होती है। अब देखें क्या क्या विशेषता है तीनों में। सबसे पहले ही बात करें अपन, ठोस किसे कहते हैं, तो ठोस में बिल्कुल क्लोज पैकिंग होती है। मतलब इंटरमोलिकुलर फोर्सेस का मान है
वह काइनेटिक एनर्जी से बहुत बहुत ज़्यादा होता है। ठोस किसे कहते हैं? व्हेन द इंटरमोलिकुलर फोर्सेस आर वेरी ग्रेटर देन काइनेटिक एनर्जी, इट मीन्स दे आर सॉलिड। ये मान ज़्यादा होता है। जब द्रव की बात करें तो दोनों का मान लगभग बराबर हो, लेकिन फिर भी इंटरमोलिकुलर फोर्सेस आर स्लाइटली ग्रेटर देन काइनेटिक एनर्जी, तब इसको बोलेंगे द्रव। और जब गैस में बात करें तो अणुओं के बीच बल बहुत कम होता है, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी का मान सबसे ज़्यादा होता है। अब यहाँ देखें, यहाँ पे इंटरमोलिकुलर फोर्सेस मैक्सिमम होते हैं और यहाँ वैल्यू होती है ज़ीरो। यहाँ स्लाइटली इक्वल होते हैं। या इंटरमोलिकुलर फोर्सेस है वह मिनिमम होते हैं, जबकि काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? मैक्सिमम होती है। तो ठोस किसे कहते हैं? ये कंसेप्ट है। द्रव किसे कहते हैं? ये कंसेप्ट है। और गैस किसे कहते हैं? ये कंसेप्ट है। अब अपन जानते हैं कि टेम्परेचर दिया जाए तो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस कम होते जाते हैं और काइनेटिक एनर्जी बढ़ती जाती है। और इसी प्रकार इस तापमान को देने पर एक अवस्था से दूसरी अवस्था में बदलना ही क्या कहलाता है? अवस्था परिवर्तन कहलाता है। और इस अवस्था परिवर्तन की बात अपन कल करेंगे। थैंक यू एंड कीप स्माइलिंग। वीडियो अच्छा लगे तो शेयर जरूर कीजिएगा। इसी समय वापस मिलेंगे। धन्यवाद।